चलो जी, नया ईवी बिल जनरेट कर रहे हैं हम। शुरू करें। अच्छा, इसमें मेरे को लाइन सेल का मतलब बताओ। लाइन सेल आपने दवाई वालों को देखा है कि वो कैसे काम करते हैं? जो जैसे पेप्सी की गाड़ी दुकान दुकान जाके सेल करते हैं। ये देखो, दीपक जी ने सही आंसर दिया। इसको क्या बोलते हैं? लाइन सेल। करेक्ट दीपक जी। जैसे ना, आप देखेंगे कि दवाई वाले होते हैं ना, है? तो दवाई वाले क्या करते हैं, एक बड़ी गाड़ी में लेके चलते हैं, ठीक है? और वहां पर जाके बोलते हैं, हाँ भाई कितनी, क्या ऑर्डर है? तो अपना ऑर्डर बताता है और उस हिसाब से उसको दे देते हैं। मतलब इसमें जो सेल्स है फिक्स नहीं होता है। सेल फिक्स नहीं होता है। वो खड़ा हुआ है वहां पर, खड़े खड़े उसने पूछा, हाँ जी क्या ऑर्डर है? तो उसने बता दिया, जी हाँ ये ऑर्डर है। तो उस हिसाब से उसने क्या करा, दवाई निकाली और वहीं ऑर्डर ले लिया और वहीं उसको दे दिया। ठीक है, बिल अब काम बनेगा बाद में, बिल तो पता ही नहीं है उसको कितने दवाई ली जाएगी। जैसे आपने ये देखा, एक और चीज भी चलती है, ब्रेड वाले भी काम करते हैं वैसे, ऑल्दो ब्रेड तो एग्जाम्प्ट है, पर ब्रेड वाले भी काम नहीं करते हैं। दुकान के आगे जाके पूछते हैं, हाँ जी कितने ब्रेड चाहिए, या पेप्सी का इन्होंने एग्जाम्पल लिया, पेप्सी वाले लेके जाते हैं, हाँ जी कितने, 4 डाले रख दो, है ना? यस। तो वो सारे क्या है? लाइन सेल्स। लाइन से। लाइन सेल है। ठीक है। और एग्जीबिशन क्या होता है? हाँ, एग्जीबिशन का कोई वो हो रहा है, मतलब प्रोग्राम वगैरह हो रहा है एग्जीबिशन का। तो लाइन सेल में आप गौर करोगे, देखो बिल फ्रॉम और शिप टू में उसी का नाम आता है, क्योंकि पता ही नहीं है ना। ओके, सेलर कौन है यहाँ पे, मतलब वो परचेजर कौन है। माल लेके जाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? सर इस केस में रिसिपेंट का कोई पता नहीं होता है। है? तो रिसिपेंट का कोई पता नहीं होता है सर रिसिपेंट इसमें, का इस केस पता में। नहीं होता, करेक्ट, ये सही बोलोगे आप। ठीक है। और ऑन यूज मतलब, ऑन यूज में क्या आता है? खुद ही कुछ माल ले रहा है, मतलब बिजनेस से अपने यूज करने के लिए। अपने यूज के लिए रखते है? हैं। मतलब वो अपने यूज के लिए कुछ माल ले रहा है बिजनेस से सर, वो ओनर जो है। हम्म। देखो, ये बिल है आपके सामने, क्या है ये? एक बिल है। बिल। ठीक है। केपी इंटरप्राइजेज कंपनी का नाम है, उसी का हमने लॉग इन कर रखा है। उसने किसको सेल किया है? क्रिएटिव फर्निशिंग को। ये उसका जीएसटी नंबर है। कितने का माल किया है? 36,000 का। 36,580। वैसे तो माल कम है, इंटरस्टेट में 50,000 रुपए, पर हम अगर कम में भी जनरेट करना चाहें तो कर सकते हैं, और कई लोग ये फॉलो भी करते हैं। वो क्या करते हैं? फॉलो भी करते हैं सर। हाँ, हर ट्रांजेक्शन पे जनरेट करते हैं। तो उसी तरह से हम एक बार कोशिश, ये जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो सर ये 50,000 ऊपर मैंडेटरी और 50,000 नीचे ऑप्शनल हो गया। हाँ, 50,000 से नीचे ऑप्शनल है, 50,000 से ऊपर तो मैंडेटरी है, मैंडेटरी। आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है। चलो जी, इसका हम जनरेट करते हैं। पहले बताओ, ये आउटवर्ड सप्लाई है ना? यस सर। आउटवर्ड सप्लाई है। यस सर, सप्लाई। ठीक है। नाम कहाँ चला गया इसका, अपने आप नाम। हम्म। पुष्पेंद्र जी, सॉरी सर, सॉरी सर।
बोलो बोलो, नहीं 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 पीछे मना करो। चलो जी, क्या एक टैक्स इनवाइज है भाई, या आउटवर्ड सप्लाई है एक तरह से? टैक्स इनवाइज है ना, हाँ या सर। आउटवर्ड सप्लाई? टैक्स इनवाइज का नंबर क्या है बताओ? 30383 383। डॉक्यूमेंट डेट क्या है? 18/5/2020। 18/5/20। मई में सर होगा, ये मई में। फाइव। एक सेकंड के लिए वो करना है, थोड़ी अर्जेंट कॉल है। हेलो, हाँ जी बताइए, हो गया मेरा? हैं? हाँ जी हाँ जी बताइए। दिल्ली। जी 18/5 हो गया, रेगुलर हो गया। अब यहाँ क्या डालेंगे? यहाँ क्या डालेंगे? बिल टू जिसका बिल टू। इसको भेज रहा हूँ। हाँ। हाँ, बिल फ्रॉम मतलब केपी माल भेज रहा है फ्रॉम टू, और किसको? बिल टू को। बिल टू ठीक है। यस सर। क्या नंबर है? 06AXTP क्रिएटिव फंड इसका नाम तो है। 06AXTP 06 AXTP AXTP के A8800 वन E1। Z8। जरा गलत बता रहा है, देखो जरा। ई आई है सर, वो ई वन है। एल साइड को शायद कमेंट होगा। चलो आई है ई के बाद अच्छा हाँ, ई के बाद आई होगा। AI0। नहीं नहीं वन ही होना चाहिए। आई डाल के देखो, नहीं मुझे लगता वन ही है वो तो। 13वां 14वां डिजिट तो उसी में होता है। जीरो सिक्स AXTPK AXTPK 8800। क्या गलती हो रही है भाई? डाल तो सही रखा है। सही क्या रहा है, थोड़ा देखिए उसको क्या लिख रहा है लोकल। AX इनवैलिड। सर रिफ्रेश करके दोबारा ट्राई करेंगे, ऐसी सो प्रॉब्लम इसको करता है। बैक स्पेस कर। चलो, ऐसे कभी दिक्कत आए ना आपके पास, ये पता है क्या दिक्कत है? आप भी नहीं पकड़ पा रहे यार, ये आखिरी सर वाला। ये जीएसटी नंबर मतलब अरे आखिरी जीएसटी की वाला वेबसाइट से सर्च करके देख सकते हैं ना? सर्च करके देख सकते हैं। आखिरी वाला मैं 8 डाल रहा था, यहाँ पर आखिरी वाले ये B है। हाँ हाँ। मैंने B डाला और ये आ गया, देखो डालते हुए अपने आप आ गया। अब होगा क्या, इस पिन नंबर से इस पिन नंबर में माल जा रहा है ना, यस सर। तो इसने अपने आप किलोमीटर यहाँ ले लेगा। ये अभी लिया नहीं, जब डिटेल भरेंगे हम। चलो, ये डाल दिया। अब मान लो किसी ऐसे बंदे को माल आप भेज रहे हैं जहां पर क्या है, जहां जिसके पास GST नंबर है ही नहीं,
तो क्या लिखेंगे? देखो क्या लिखा हुआ है, यूआरपी फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन, यूआरपी। मतलब अगर उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? यूआरपी यूआरपी, URP. अनरजिस्टर्ड पर्सन सर। अनरजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, यहां तक हो गया। यहाँ के बाद क्या भरेंगे आप? नेम भरेंगे, प्रोडक्ट नेम। सर वहाँ पे हम अगर एचएसएन कोड भर दे तो ऑटोमेटिक प्रोडक्ट नाम शो कर जाएगा? नहीं, नाम शो नहीं होगा, क्योंकि एक एचएसएन की बड़ी ही, उसमें बहुत सारे आइटम्स होते हैं। एक एक करके हमें डालना पड़ेगा। कोनिका, क्या लिखा हुआ है यार? ये लिखा भी, राइटिंग भी कुछ ऐसी है। कोनिका एमआई, कितनी क्वांटिटी? 2। मान लो यहाँ पे 500-600 आइटम होगा, सबका नाम ऐसे लिखना पड़ेगा एक एक करके? बिल्कुल लिखना पड़ेगा, एचएसएन अलग है तो लिखना पड़ेगा। देखो, और ये यहाँ यूनिट डालनी है, वो यूनिट इसी में से होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या है? पीस। तो यहाँ देखो पीस लिखा हुआ कहाँ दिख रहा है आपको? दिख रहा है? हाँ सर पीस दिख रहा है, पैक्स, पैक्स लिखा है वहाँ पे, देखो पैक्स। हाँ सर पैक्स, पैक्स नहीं, पैक्स लिखा हुआ है। इसका शॉर्ट नेम, इसका शॉर्ट नेम वो पीस लिस्ट, यूनिट क्वांटिटी को बस के नीचे तो राइट साइड पे लिखा हुआ है, राइट साइड पे नीचे। राइट साइड में लिखा हुआ ना? हाँ सर हाँ हाँ, नीचे राइट साइड पे नीचे लिखा हुआ है। इसी में से चूज करना पड़ेगा आपको। जैसा। टैक्सेबल वैल्यू बताओ, 7,000 रुपये। ठीक है, तो सेम एचएसएन के अगर 2-3 आइटम होंगे तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू तीनों को जोड़ के देना है ना? डाल सकते हो टोटल, हम दो टोटल ही डाल देते थे, जैसे इन दोनों को है ना, है? 4 आइटम यहाँ लिख देते हैं अलग से, क्योंकि अलग से लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि जो रास्ते में चेक करने वाले वो होते हैं ना, फैक्ट्री वाले। हाँ वो कुछ और ही आइटम होते हैं वो। तो वो बोलने लग जाएंगे कि आपको इसने आपने ऐसे नहीं डाला, तो हम तो बोलते हैं बिल्कुल लेमैन की तरह भर दो, ताकि वो बिल्कुल, वो कुछ नहीं करते, बिल से ही बिल को मैच करते हैं बस, वर्डिंग टू वर्डिंग। हाँ वो मैच कर लेते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, खुद भी नहीं बैठा, आधे टाइम तो उनके चेले चपाटे बैठे रहते हैं। यहाँ ऐड करेंगे, फिर क्या है ये? चपाती कुछ लिखा है। Cleaning assembly. So, वाला इसमें तो डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं डालना होता है। नहीं, डालने की जरूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अगर है डिस्क्रिप्शन तो आप डाल सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। यहाँ खाली प्रोडक्ट नेम लिख दो। जैसा ऐसा होता है ना भाई, जैसे एम आई मोबाइल, तो एम आई मोबाइल आप यहाँ लिखोगे, उसकी डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हो भाई, क्या ये कौन सा मॉडल नंबर है, या इसमें कितने जीबी क्या है, वो सब डिटेल भी चाहो तो डाल सकते हो। कितने हो गए ये? 9। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 9। और इसकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी है? 12, 12, 5, 17। ₹31,000 हो गई। इस पे टैक्स कितना है? 18%। ठीक है, तो आपको बस यहां ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू है आपकी, ये
इससे मैच होनी चाहिए। ठीक है, 36,580 आ रहा है ना, तो यहाँ पर भी 36,580 आना चाहिए। ये जनरेट हो गया। और देखो अपने आप किलोमीटर भी आ गया, 94 किलोमीटर। मैंने नहीं डाला ये किससे जनरेट हुआ? आपके पिन से, आपके पिन कोड से जहां माल जा रहा है उस पिन कोड को आपस में इसने कैलकुलेट करके कितना डाल दिया? 94। इसका मतलब कितने दिन में माल पहुंच जाना चाहिए इसको? एक दिन। एक दिन में माल पहुंच जाना चाहिए। ठीक है ना? यस सर कुछ प्रॉब्लम होती है तो देखिए, जैसे गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी खराब हो गई तो ठीक कराएंगे उसे। अगर एक दिन से ज्यादा का टाइम लगा तो कंडीशन में गाड़ी देखो, दो पार्ट है इसमें, देख रहे हो ना? पार्ट ये क्या लिखा हुआ देखो, सर। पार्ट ए में इनवॉइस की डिटेल आएगी। क्या बोला मैंने? इनवॉइस की डिटेल्स। आप देखो, हमने जो ऊपर इनवॉइस की डिटेल के अलावा कुछ भरा है क्या? नो सर। है ना, सारी चीजें इनवॉइस की तो है। हाँ सर। भाई टैक्स इनवॉइस इनवॉइस से लिया है, डॉक्यूमेंट नंबर इनवॉइस से लिया है, डेट इनवॉइस से लिया है, पार्टी का नाम इनवॉइस से लिया है, एवरीथिंग हमने कहां से लिया है? प्रोडक्ट बस। नेम, क्वांटिटी, सब कुछ इनवॉइस से लिया। डिट्टो कॉपी तो किया इनवॉइस, और किया क्या है? हमने कुछ दिमाग लगाया है क्या? कुछ टेक्निकल बात है क्या? सिर्फ इनवॉइस को उठा के डाल दिया पार्ट ए में। तो पार्ट ए में आपको कुछ नहीं करना है, क्या डालना है? इनवॉइस की डिटेल। पार्ट बी में आप देखो, एक तो पिन नंबर से किलोमीटर अपने आप कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या करोगे? या तो माल आप अपनी गाड़ी में ले जाओगे, ऐसे तो करोगे, यस सर। या तो माल कैसे ले जाओगे? अपनी गाड़ी में, है ना? बोलो। यस सर। या तो माल कैसे ले जाओगे? अपनी गाड़ी में, या फिर किस में ले जाओगे माल? ट्रांसपोर्टर में। इस दो ही चीज होगी भाई। माल किससे जा सकता है? या तो रोड से जाएगा, या रेल से जाएगा, या एयर से जाएगा, या शिप से जाएगा। माल रोड से जाएगा तो दो ही तरीके हो, या तो आपकी अपनी गाड़ी होगी या ट्रांसपोर्टर की गाड़ी होगी। और कुछ हो सकता है क्या? नो सर। हाँ। तो जब ट्रांसपोर्टर की गाड़ी होगी तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टर आईडी डाल देंगे। और आपकी अपनी गाड़ी है तो कुछ नहीं करना, सीधे क्या नंबर डालना है? व्हीकल नंबर। ठीक है। बट अगर आप रोड से भेजते हो, रोड से भेजते हो तो आपको क्या डालना पड़ेगा? रेल का नंबर डालना पड़ेगा। यहाँ नहीं, आपको क्या डालना है? आरआर नंबर। क्या डालना है? नंबर आरआर मतलब रेलवे रिसीट। बोलो। रेलवे रिसिप्ट सर। रेलवे शिप नंबर यहाँ। ठीक है। एयर से जाओगे तो किससे डालोगे? एयरवे बिल नंबर। एयरवे बिल नंबर और शिप से जाओगे तो क्या डालोगे? बिल ऑफ लैंडिंग। ठीक है ना? माल बिल ऑफ लैंडिंग जाएगा। ठीक है। और अब गौर इंपॉर्टेंट बात है कि अगर रोड से माल जा रहा है तो ईवे बिल आपको कब जनरेट करना है? माल ईवे बिल तभी जनरेट होगा जब क्या होगा? माल आपके गोदाम से बाहर निकलेगा, जब मूवमेंट होगी। ठीक है, क्या बोला मैंने? मूवमेंट के टाइम सर, गोदाम से जब माल बाहर निकलेगा। ये तो मैं फिर जनरेट कर रहा हूं आपको दिखाने के लिए, और इसको अभी हाथों हाथ कैंसिल कर दूंगा ताकि आपको आइडिया दे दूं पूरा। मैंने क्या बोला? रोड से जब माल जाएगा तो ये बिल कब जनरेट होगा? जब गोदाम से निकलते ही। बट रेल, एयर और शिप के केस में माल डिस्पैच होने के 24 घंटे के अंदर आपको ये बिल जनरेट करना है। बोलो। रेल उसका विदिन 24 आवर्स। विदिन 20। क्यों? रेल क्योंकि एयर आपको रेल रिसिप्ट ऐसे थोड़ी ना मिल जाएगी। यस सर। आप पहले माल वहां छोड़ के आओगे, फिर वो बुक करेंगे, फिर वो ट्रेन में डालेंगे, तब आपको आरआर नंबर देंगे। अब आपको यहाँ अगर आरआर नंबर तो आपको मिलेगा बाद में, आपकी मेल पे आएगा। तब जब तक आप ईवे बिल तो पहले बना ही नहीं सकते। एयर के केस में भी ऐसा है, एयरवे बिल नंबर तो बाद में मिलेगा आपको। हाँ सर। ठीक है ना? तो खाली आपके हाथ में क्या है? रोड से सर इसी बीच है? सर जैसे हम रेल के लिए ले जा रहे हैं, इसी बीच में अगर सर डिस्टेंस हो, मतलब रेलवे जो भी गोडाउन होता है पार्सल सेक्शन का और गोदाम में, तो सर बीच में अगर चेकिंग वगैरह होती तो उस कंडीशन में क्या करना है? 50 किलोमीटर के अंदर अगर आपका ट्रांसपोर्टर है
जी आपका डिस्टेंस प्लेस से रेलवे का 50 किलोमीटर है तो ईवे बिल नहीं चाहिए। वो रेलवे के डॉक्यूमेंट तो लेके जा ही रहा होगा ना कि भाई उसमें इनवॉइस पे लिखा होगा कि मूवमेंट कैसे हो रही है बाय रेल। ठीक जी है, तो उसके पास बिल्कुल प्रूफ होगा। जी रेलवे की और भी बुकिंग स्लिप होती है, बुकिंग करानी पड़ती है, हाथों हाथ नहीं होता, तो वो सब प्रूफ होगा। और 50 किलोमीटर के ऊपर जा रहा है तो वो खाली पार्ट ए जी भर के ले जाएगा, पार्ट बी को ब्लैंक छोड़ देगा। और पार्ट बी कब भरेगा? जब आरआर नंबर बाद में जनरेट हो जाएगा। ठीक है। ओके सर। तो मैं यही क्वेश्चन था सर, जैसे लॉरी में जा रहा है तो हाँ, पार्ट भी नहीं भरा हुआ है, नहीं, तो वहां पे अगर आप जैसे यहाँ पर ट्रांसपोर्टर का नंबर जीएसटी डाल देंगे, डाल के दिखाऊं? जी, ना वो अगर तो आप ठीक है यहाँ सर, जैसे हम्म, जीएसटी ऑटो कैच सारा कुछ आ जाएगा, ट्रांसपोर्टर नेम वगैरह। हाँ, यहाँ ट्रांसपोर्टर आईडी, उनका ट्रांसपोर्टर आईडी उनका जीएसटी नंबर ही होता है, क्योंकि वो जी ट्रांसपोर्टर ले जाएगा तो आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि पार्ट बी तो 5 बार चेंज होगा, व्हीकल नंबर तो 5-6 बार चेंज होता है ना। मान लो आपको यहाँ से, मान लो वेस्ट बंगाल माल भेजना जी है ना, तो वेस्ट बंगाल माल भेजने के लिए क्या होगा, यहाँ से आप क्या करोगे, पहले बड़ी गाड़ी पे डालोगे, ट्रांसपोर्टर के पास आप माल ले गए, फिर ट्रांसपोर्टर ने जी क्या करा, एक बड़ी लॉरी पे उसको माल डाल के, बड़ी लॉरी पे माल डाल के क्या होगा, कोलकाता पहुंचा दिया। वहां से छोटो चैंपियन में डाल चेंज किया और फिर वो उसके पास ले गया। अब चेकिंग तो कहीं पर भी हो सकती है। Yes, sir. ऑब्वियसली। और जब जब पार्ट भी चेंज होगा, तब जब सॉरी जब जब गाड़ी नंबर चेंज होगा, हमें क्या अपडेट करना पड़ेगा, पार्ट बी। समझे? Okay, तो sir. अगर सर सर हर बार चेंज करना रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी, मतलब नहीं, सप्लायर की होगी? अगर आपने ट्रांसपोर्टर आईडी डाल दिया तो जिम्मेदारी किसकी है, ट्रांसपोर्टर की। ओके सर। भाई रात को 2:30 बजे ट्रक चेंज कर रहा है तो आपको फोन करेगा कि भैया आपका माल खड़ा हुआ 2:30 बजे, आप चेंज कर दो। फिर आप जाओगे, फिर वो चेंज करके आओगे, ऐसा नहीं होगा ना। तो इसीलिए तो बोला कि आप ट्रांसपोर्टर आईडी में डाल दो। ट्रांसपोर्टर में आईडी में डालते क्या हो जाएगा, वो ट्रांसपोर्टर के पास दिखाने लग जाएगा। सर अगर कोई कंपनी का माल आ रहा है, उसका 5 लॉरी आ रहा है, ठीक है, तो इनवॉइस एक ही है, तो उसके लिए क्या पांचों पार्ट भी जनरेट करना पड़ेगा? मतलब व्हीकल नंबर तो 5 होगा, 5 गाड़ी होता है तो। तो पांच, जब जब गाड़ी चेंज होगी तब तब पार्ट भी अपडेट करना पड़ेगा। आप सिंपल इस फंडे को लो। वैसे चेंज नहीं हो रहा है, ये 5 गाड़ी एक साथ आ रहे हैं एक ही इनवॉइस पे। ठीक है। उस पे क्या होगा, उस पे क्या पार्ट भी पांच पांच पार्ट भी जनरेट होगा? मतलब बिल्कुल। 5 गाड़ी आ रहे हैं तो पांचों तो व्हीकल तो नंबर तो अलग अलग चाहिए। पांच पांच ईवे बिल अलग अलग जनरेट होंगे ना। ओ अच्छा 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 भाई जितनी अच्छा गाड़ी होंगी, जितनी गाड़ी में माल जाएगा उतने ईवे बिल बनेंगे। ईवे बिल अच्छा गाड़ी को मिलता है, गाड़ी को। अच्छा अच्छा, तो क्योंकि इनवॉइस तो गाड़ी आप एक ही रहेगा। है, इनवॉइस तो एक ही रहेगा। इनवॉइस एक ही रहेगा। पहली वाली जो गाड़ी सबसे आगे चल रही होगी उसके पास हाँ इनवॉइस और ईवे बिल रहेगा, और बाकी अच्छा पार्टियों के पास डिलीवरी चालान और ईवे बिल रहेगा। अच्छा 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 रेफरेंस डालना पड़ेगा कि पहले आगे गाड़ी जा रही है, ऐसे नरेशन में आप डाल सकते हो। अच्छा 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 सर ठीक। वो डिलीवरी चालान की जगह टैक्स इनवॉइस का फोटो कॉपी नहीं चलेगा? फोटो कॉपी लगा दो तो बढ़िया, पर डिलीवरी चालान तो बनाना ही पड़ेगा। डिलीवरी चालान के बगैर नहीं होगा। तो 3 आइटम है, एक डिलीवरी तो चार्ज बोलो बोलो। सर, डिलीवरी चालान ऑनलाइन बनाना है या जो मैनुअली जो बुक सिस्टम होता है उसी में? डिलीवरी चालान मैनुअल भी बना सकते हो और ऑनलाइन भी बना सकते हो, उसके बारे में कुछ नहीं, साइलेंट है। बस उसके डिलीवरी चालान के कुछ कंटेंट है, वो कंटेंट होने चाहिए। जैसे इनवॉइस है ना, मैनुअल भी बना सकते हो, कंप्यूटराइज भी। बट जो 11-12 चीज जी हमने डिस्कस की थी वो होनी चाहिए उसमें। ओके। ठीक है। जैसे अब ये है, मैं डालता हूँ, देखो ध्यान से देखो। मान लो मैं ट्रांसपोर्टर से भेज रहा हूँ, देखो क्या आ गया। DHL दिल्ली एक्सप्रेस एक्सप्रेस इंडिया का का। ठीक है। ऐसे आप इसमें आपको कुछ सबमिट करने की जरूरत नहीं है, पार्टी में व्हीकल नंबर ये सब भरने की जरूरत नहीं है। कौन भरेगा अपने आप? डीएचएल। ट्रांसपोर्ट। ओके। ठीक है, समझ गए? Yes. Yes, sir. हम्म। अब इसमें नहीं है, हम अब डालते हैं गाड़ी नंबर।
DL 8S देखो अभी क्या बना दिया, एक नया सिस्टम अभी लागू हुआ है, पढ़ो मैसेज, ये भी नया नई चीज आई है बिल्कुल, अभी पढ़ो। एक्चुअली व्हीकल नंबर डज नॉट जो आपका एग्जिस्ट इन व्हीकल होता है वो कहाँ रजिस्टर होता है? वो आरटीओ में सर होता है। Transport आरटीओ में होता है ना। Department. हाँ Yes, सर। sir. तो इन्होंने क्या करा है, ईवे बिल को आरटीओ से लिंक कर दिया है। बोला गया है जिस मूवमेंट, जिस गाड़ी से आप माल को मूव कर रहे हो वो आरटीओ के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए। पढ़ो क्या लिखा है, एंटर द व्हीकल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट इन वाहन सिस्टम। मतलब एक अलग से सिस्टम बनाया जिसमें ईवे बिल पोर्टल को और आरटीओ के सिस्टम से इंटरगेट कर दिया है। तो उसमें वाहन सिस्टम में ये बिल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। यू कैन कंटिन्यू ईवे बिल जनरेट, आल्सो रिक्वेस्ट टू चेक एंड अपडेट द व्हीकल रजिस्ट्रेशन टू, मतलब जिस व्हीकल से आप माल ले जा रहे हो उसको क्या करो, अपने आरटीओ पे रजिस्टर कराओ। ठीक है, क्योंकि ये बोला है कुछ टाइम के बाद आपका क्या हो जाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा अगर आपने इसी गाड़ी से दोबारा माल भेजा तो। ये अलर्ट दे रहा है आपको। ठीक है, क्या आप रजिस्टर करा दो, मतलब ये और टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कह दिया जी ओके। हम इसको प्रीव्यू देखते हैं क्या है। ये देखो जी, इसका क्या है, ईवे बिल का प्रीव्यू है। ठीक है, आ रहा है समझ में? हाँ सर। इसको हमने क्या कर दिया, अब सबमिट कर दिया। ये क्या बन गया, ई-वे बिल। उसे कहते हैं जी ई-वे बिल। ठीक है, अब मुझे पता चले, आप इसमें ना ई-वे बिल में एक बार बस पार्ट बी तो चेंज कर सकते हो। अब आपको पता चले कि आपने पार्ट ए में कुछ गलती कर दी है। मान लो इनवॉइस नंबर था 384, आपने डाल दिया 383। कोई भी गलती है, कुछ भी गलती की है, पिन कोड कुछ भी, ये आपको बड़े ध्यान से एक बार ई-वे बिल जनरेट करने के बाद पेंसिल से अच्छी तरह चेक करना है कि सारी चीजें करेक्ट है कि नहीं। कंप्यूटर भरोसा नहीं, प्रिंट निकालो और प्रॉपर पेंसिल से मैच करो, क्योंकि अगर इसमें ये इस पार्ट ए की डिटेल में और इनवॉइस में कोई फर्क आया तो आप धरे जाओगे। पार्ट बी में कई बार क्या होता है, गाड़ी नंबर जैसे ये लिखा हुआ है ना 580, तो सब क्या कर देते हैं 508। अगर इस टाइप की कोई माइनर भी गलती होगी तो फिर गाड़ी पकड़ी जाएगी। अब पकड़ी जाने के बाद क्या होगा, वो सीज हो जाएगा। हाँ सीज हो Yes, जाएगा। yes. और छुड़ाने का तरीका तो इतना मुश्किल है कि मैं आपको बता दूं तो आप खाना नहीं खाओगे एक दिन। अब मान लो ये गाड़ी पकड़ी जाती है हमारी बॉर्डर पे, मान लो, ठीक है, मान लो ये कहां जा रहा है माल, देखो हरियाणा में, और हरियाणा में बॉर्डर पे ही गाड़ी पकड़ी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, हरियाणा बॉर्डर पे पकड़ते ही वो MOV01 रेज करेंगे। क्या बोला मैंने, MOV 0। MOV01. MOV01, इसको बोलते हैं मूवमेंट 1। ठीक है, MOV01 पे वो क्या करते हैं, गाड़ी को पकड़ेंगे और जो ड्राइवर होगा उसका बयान नोट करेंगे। वो उससे पूछेंगे कि हाँ भाई कहां से माल ला रहे हो, कितना माल है, जो जो वो बोलेगा इसमें हाथी रखे हुए हैं, चाहे रखा हो कुछ भी, तो वो हाथी लिख देगा, उसका बयान नोट होगा। ठीक है, जो गाड़ी पकड़ेगा इंस्पेक्टर, फिर वो क्या बनाएगा, MOV02 बनाएगा।
उस MOVT 0 में टू क्या लिखेगा कि मैंने क्या पाया, मैंने ये पाया कि इसने गाड़ी नंबर गलत था, मैंने ये पाया कि सर इसमें इनवॉइस वैल्यू मुझे मेरे हिसाब से कम लग रही थी। फिर MOV03 इन दोनों के बेस पे रेज होगा, जिसमें डिसाइड होगा कि इसके पास कितनी पेनल्टी लगेगी इसके ऊपर। ठीक है, 1 ड्राइवर का बयान, 2 इंस्पेक्टर ने सर्च में क्या पाया, 3 फाइनल जजमेंट कि क्या इस पे लगेगा। तो ये और सर सेम डे होगा, सेम डे होगा, सेम थोड़ी होगा। क्या बोल रहे हो? मूवमेंट 1 2 3 जो है सेम डे ऑन द स्पॉट होगा। नहीं 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 नहीं, ऑन सेम डे तो पता है क्या होगा जी कि इस गाड़ी को ले चलो और वहां खड़ी कर दो। पुलिस स्टेशन में। हाँ, अब ये बताओ ये टेरिटरी किसकी है? हरियाणा केपी के सब। केपी इंटर हरियाणा है कि टेरिटरी किसकी है? केपी इंटरप्राइजेस की है। नहीं सर, वो तो इसका है, फनी सिंह जो क्रिएटिव फनी सिंह हरियाणा। किसकी टेरिटरी है? क्रिएटिव फर्निशिंग की। तो अब क्रिएटिव फिनिशर चाहे तो इसको बड़े प्यार से छुड़ा सकता है। उसको क्या करना होगा, मैक्सिमम पेनल्टी क्या देनी होगी, जितना टैक्स है उतनी पेनल्टी देके छुड़ा सकता है। ठीक है, मतलब सर दोनों, मतलब चाहे पार्ट ए में गलती हो चाहे पार्ट बी में कुछ गलती भी गलती हो, पर ऑन द स्पॉट उसको बोला गया कि भैया माल इसका ऑर्डर डिले हो रहा है, पार्टी चली जाएगी, पार्टी पेमेंट नहीं देगी, नुकसान हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने सीधे क्या बोला कि आप क्या करो 5580 रुपए टैक्स दो और अपनी गाड़ी ले जाओ। मतलब 5580 तो ये, और 5580 इस पे पेनल्टी, जितना टैक्स उतनी पेनल्टी लगा दी और आप तुरंत आपकी गाड़ी छूट जाएगी। पर कौन छुड़ा सकता है? क्रिएटिव फिनिशिंग वाला। अब जब केपी ने माल ले गया क्रिएटिव के पास, तो क्रिएटिव गाड़ी पकड़ी, तो क्रिएटिव केपी ने क्या बोला, केपी ने क्रिएटिव को बोला भैया आपकी टेरिटरी आपके एरिया में पकड़ा गया, प्लीज जाके छुड़ा लो। तो क्रिएटिव वाले ने क्या बोला कि भैया मुझे मतलब नहीं है, माल मेरे पास आ जाएगा तो मैं पैसा दूंगा, मैं इस झंझट में नहीं पड़ूंगा। ऐसा ही होता है, प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। जी जीएसटी वाले कोई जाना नहीं चाहता उनके पास, तो क्रिएटिव वाले बोला भैया मैं नहीं जा रहा कहीं, आप मेरे पास माल पहुंचा दोगे तो मैं आपको पेमेंट दे दूंगा। क्रिएटिव वाला गया नहीं। दूसरा क्या गया था, फिर केपी वाला पहुंचा वहां, केपी वाला के वाला बोला भैया आप टैक्स दे दो, है टैक्स प्लस पेनल्टी दे दो, 5580 रुपए टैक्स 5580 पेनल्टी, बट आपकी जुडिक्शन तो है नहीं है, आपकी जुडिक्शन है, आपकी जुडिक्शन तो दिल्ली है, तो आप दिल्ली से वहां से लिखवा के लाओ कि भैया आपका ऐसे ऐसे माल ऐसे ऐसा हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों ने भी मना कर दिया। इसने क्या सोचा, केपी वाले ने सोचा छोड़ना यार 30,000 36,000 रुपए के माल के लिए वहां जाओ 5 चक्कर काट रहा हूं, इसने बोला मैं माल ही छोड़ देता हूं, मैं नहीं ले रहा माल। ठीक है ना, फिर अब तीसरी किसकी जिम्मेदारी है? ट्रांसपोर्ट वाले की। क्या जिम्मेदारी है? ट्रांसपोर्ट वाले। ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्टर की तो गाड़ी फंसी हुई है, ट्रांसपोर्टर गया कि भैया मेरी गाड़ी फंस गई मेरे को छुड़ाओ, तो ट्रांसपोर्टर को क्या बोला गया, भाई जितना इनवॉइस वैल्यू है उतनी ही पेनल्टी दो। मतलब ट्रांसपोर्टर छुड़ाना जाएगा तो उसको कितनी पेनल्टी लगेगी, 36,500, समझ गए? और वो दोनों छुड़ाएंगे तो कितनी लगेगी, जितना टैक्स उतनी पेनल्टी लगेगी। तो माल जो है ट्रांसपोर्टर का हो जाएगा। माल किसी का भी हो उसको देना तो पड़ेगा 36,580, तो पेनल्टी देगा 36,580, तो डबल लग जाएगा ना पेनल्टी, और टैक्स भी ले लेंगे उससे, तो उसको तो बहुत महंगा पड़ गया। उन्होंने बोला ना जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर पे डाल दी। देखो ईवे बिल सिस्टम सारा किसका है, ट्रांसपोर्टर का। अगर ट्रांसपोर्टर ने धोखा दे दिया या ढंग से काम नहीं किया तो ये ईवे बिल सिस्टम क्रैश हो जाएगा। तो उन्होंने ट्रांसपोर्टर को बिल्कुल टाइट कर रखा है कि भैया आप माल चढ़ाने से पहले अपनी गाड़ी में सारी चीजें चेक करो। आप भी मतलब एक तरह से दोषी हो, अगर किसी का वैल्यू गलत है, मान लो इनवॉइस वैल्यू गाड़ी नंबर गलत है, तो आप भी तो देखो, आपकी गाड़ी आप भी तो लेके जा रहे हो उसे, तो आप भी तो डॉक्यूमेंट चेक करके चढ़ाओ। ठीक है, और सर अपने व्हीकल से ले जा रहे हैं तो अगर पर्सनल व्हीकल से ले जा रहे हैं, अपने व्हीकल से ले जा रहे हैं तो ये अपने व्हीकल ही तो है, तो कोई बात नहीं, अपने व्हीकल से ले जा रहे हैं तो आप फंस जाओगे। ठीक है, ठीक है। चलो अब हमें पता चल गया कि हमने इनवॉइस नंबर गलत डाल दिया है, तो इसको हमने क्या करना है, अब
कैंसिल करना है। जनरेट करना आ गया आपको? Yes, sir. फिर हमें क्या करना है, इसको Thanks. कैंसिल करना है। तो हम यहाँ जाएंगे, या पहले पार्ट बी भी सीखोगे। जैसे मान लो बीच में रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो गई है ना, क्या खराब हो गई आपकी गाड़ी, तो आप यहाँ जाओगे पार्ट बी, और यहाँ जाके आप क्या कर सकते हो, अपना पार्ट बी को अपडेट कर सकते हो जितनी मर्जी बार। क्या लिखा हो नीचे, अपडेट पार्ट बी, या जो भी नया व्हीकल है वो डाल दो, कहां से चेंज कर रहे हो वो डाल दो, रीजन डाल दो कि क्यों चेंज कर रहे हो, ड्यू टू ब्रोक डाउन, ड्यू टू ट्रांसशिपमेंट, एक से दूसरे माल चढ़ा रहे हो, या कोई और रीजन है जिस वजह से भी आप गाड़ी चेंज कर रहे हो, वो यहाँ रीजन डाल दो। ऐसे करके आप पार्ट भी कितनी बार भी चेंज कर सकते हो। हेलो सर, मानो इसी दौरान हमारा जो वैलिडिटी डेट है वो खत्म हो गया, तो फिर वो क्या कैंसिल करना पड़ेगा? नहीं, आप अगर आपको पता चल रहा है कि वैलिडिटी खत्म हो गई है, तो आप वैलिडिटी बढ़ा सकते हो 8 घंटे के अंदर, एक्सपायरी होने के 8 घंटे के अंदर आप उसकी वैलिडिटी बढ़ा सकते हो। देखो क्या लिखा है, एक्सटेंड वैलिडिटी, तो यहाँ गए, देखो क्या लिखा है, पढ़ो। Only मतलब अब ये कल 24 घंटे का टाइम मिल गया ना, एक दिन का, तो कल खत्म होने से 8 घंटे के अंदर आप इसको चढ़ाओगे। अभी तो शुरू ही नहीं हुआ टाइम, अभी तो शुरू हुआ है ना, अभी तो 24 घंटे बाकी है। जब 8 घंटे बचेंगे तब आप इसको बढ़ा सकते हो, समझ गए? सर इसको बीच में मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी अपडेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी कर सकते हो, जितनी बार चेंज होगे, मैंने बोला तो आप यहाँ पर जाओगे। नहीं वो तो ठीक है सर, जैसे मोड ऑफ पहले रोड से गया, फिर उसके बाद शिप से जाता है, ऐसा कुछ? ऐसे कैसे होगा यार सर जैसे यहाँ से सर ऑब्वियसली तो हरियाणा को कैसे जैसे शिफ्ट करोगे? मान लो आप, सर यहाँ से मान लो आपको श्रीलंका माल भेजना है, जी, तो आप कहाँ तक रोड तक भेजोगे? केरला तक, कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी केरला तक। अच्छा, और उसके बाद फिर शिप से भेजोगे। ऑब्वियसली सर। तुमने आज अंडमान निकोबार का लाइव वो था सर केस, उसमें देखा था मैंने कि यहाँ से एर्नाकुलम करके गया बाय रोड, बाय लॉरी, एर्नाकुलम से फिर वो बाय शिप गया। उसकी अपनी शिप थी क्या? शिप तो अपनी थी सर, माल तो मैंने ही भेजा था। नहीं, अपनी शिप थी क्या उसकी? नहीं, अपनी नहीं थी। वेसल अपना था क्या, पर्सनल था क्या, वो क्या बोलते हैं? नहीं, वैसल पास, हाँ वैसल ही बोलते हैं, वो पर्सनल नहीं था सर उसका। तो उस केस में आपको ईओ बिल जनरेट करना है। जैसे अब एक्सपोर्ट के केस में हमने अभी दिखाया था ना आपको, श्रीलंका माल जा रहा था, ध्यान है आपको जी? तो इसमें हम ईवे बिल जनरेट करेंगे, ठीक है? और ईवे बिल कहां तक का जनरेट करेंगे? जो हमारा जहां तक माल रोड तक जा रहा है, कहां तक? एयरपोर्ट रोड तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है? एयरपोर्ट तक। एयरपोर्ट है वो, जो पोर्ट तक सर, वो बंदरगाह तक। Port, वाइजैक तक मान। एक सेकंड कर देना मेरे को, है? ये देखो, केआई स्पोर्ट्स ने माल भेजा है किसको? श्रीलंका में, ठीक है? जब भी आप एक्सपोर्ट माल भेजोगे तो आप कहां तक भेजोगे? जहां आप, जो आपकी जो ट्रांसपोर्टर है ना, जो आपका माल लेके जा रहा है, उसके एड्रेस तक का आपका ईवे बिल बनेगा, समझे? श्रीलंका का है ना माल, कहां जा रहा है? श्रीलंका जा रहा है, ठीक है? और इसमें पिन कोड क्या डालोगे? 6x9, ये ध्यान रखना, बस यही चेंज है। मतलब ये कोई भी मतलब कंट्री के लिए वो वही कॉमन है सर? हाँ कॉमन है, 6x9 डालोगे, और यहाँ पर क्या लिखोगे? जीएसटी नंबर की जगह यूआरपी, क्योंकि जिसको एक्सपोर्ट कर रहे हो जीएसटी में रजिस्टर थोड़ी ना होगा, तो यहाँ क्या डालोगे? अनरजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ पर 6x9 से नहीं? हाँ, जैसे यहाँ है ना, यहाँ पर क्या डाल दोगे अगर एक्सपोर्ट करोगे? तो यहाँ पर यूआरपी डाल दोगे, और पिन कोड में क्या डालोगे? सर मान लो सर, ये अगर मतलब वो जो DHL एक्सप्रेस है उसको हम दिल्ली पे ही माल दे देंगे, हाँ और कर देंगे, तो दिल्ली पे लेते हैं, उसके बाद तो उसकी जिम्मेदारी। अब जैसे देखो ना, DHL 40 किलोमीटर तक यहाँ पर, जहाँ DHL का ऑफिस था वहां तक इन्होंने भेज दिया है।
वो लोकल मतलब पिन डालना पड़ेगा सर। बस उसके बाद वो अपने आप ले जाएगा। उसके बाद तो इसकी जिम्मेदारी है ना DHL की। ठीक है। सर वो एक्सटेंड मतलब कितने टाइम के लिए हो सकता है? 8 घंटे के लिए? 8 घंटे पहले, 8 घंटे पहले मतलब 24 घंटे खत्म होने के 8 घंटे पहले? पहले 24 में से 8 गए, कितने बचे? 16। 16 घंटे पूरे हो जाएंगे, 8 घंटे बच गए एक्सपायर रहने पे, तब आप इसके पार्ट बी को उसको उसकी वैलिडिटी को एक्सटेंड कर सकते हो। 16 घंटे अच्छा के बाद सर, ये 24 घंटे एक्सटेंड कितने देर के लिए रहेगा? और एक दिन पा सकते हैं क्या? 8 घंटे और एक्सटेंड हो जाएगा ना पीरियड। हाँ सर, वही बोल रहे हैं, एक्सटेंड पीरियड कितने दिन के लिए एक्सटेंड हो सकता है? एक्सटेंड हो जाएगा, एक दिन एक एक्सटेंड। अच्छा, ठीक है। ठीक है। ओके सर। चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, हमने जो ईवी बिल जनरेट किया था उसको क्या कर रहा हूँ मैं, हमारे से गलती हो गई है। गलती में आपको ध्यान रखना है, अगर आपने रेज किया है तो 24 घंटे, और सामने वाले ने कुछ गलत कर दिया है, मतलब आपके नाम पे किसी ने रेज किया है, तो 72 घंटे में आप कैंसिल। अब जैसे यहाँ क्या गया, मैंने डाल दिया डाटा एंट्री मिस्टेक और क्या कर दिया, इसे कैंसिल। मतलब रिसिपेंट चाहे तो 72 घंटे के अंदर वो कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल कर सकते हैं। भाई सिस्टम तो ऐसा ही है ना। तो कहाँ से किया कैंसिल एक बार? कैंसिल हो गया ना। हाँ सर। मान लो आपने मेरे नाम पे GST ईवी बिल बना दिया, ठीक है। फ्रॉड भी तो बहुत हो रहे हैं ना भाई, मेरे को पता चला यहाँ से मुझे माल भेजना है, यस सर। बात करता हूँ, मतलब यहाँ से हमें माल भेजना है, ठीक है। मतलब मेरा GST नंबर आपके पास है, प्रमोद जी के पास मेरा GST नंबर है, प्रमोद जी ट्रांसपोर्टर है, उन्होंने क्या करा, माल मेरे को भेजना है यार, अब वो माल का बोला GST नंबर चाहिए, उन्होंने क्या करा, मेरा उठा के GST नंबर डाल दिया खामंगा। तो ईवी बिल GST वालों ने बोला कि भाई अगर आपके नाम पे GST नंबर जनरेट हो रहा है तो मेरे पास मैसेज आ जाएगा, है ना। प्रमोद ने जनरेट किया, जैसे मेरा GST नंबर डाल के ईवी बिल जनरेट किया, जैसे मैंने अभी KP के नाम पे किया ना, तो KP के पास भी और इस क्रिएटिव के पास, दोनों के पास मैसेज चला गया कि भाई इतने अमाउंट का ईवी बिल जनरेट हुआ है। अगर आपने वो नहीं किया है तो आप जाओ और जाके उसे कैंसिल कर दो पोर्ट पे, ये आ जाएगा आपका। चल कैंसिल कहाँ से किए थे एक बार? ईवी बिल जनरेटेड बाय अदर पार्टी, यहां पर अगर किया होता तो इस पे जाओ और यहां पर रिजेक्ट कर दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ईवी बिल रिजेक्टेड बाय मी, अलग से लिस्ट बन के आ जाएगी। हम इसे कैंसिल, आपके नाम पे कोई बनाएगा तो आप कैंसिल कर सकते हो, तो अपने आप फंस जाएगा। आपने मेरे नाम पे ईवी बिल बनाया और माल ले जा रहे हो, मैंने रास्ते में उसे उठा के, मैंने अभी जैसे मैसेज आया मैंने कैंसिल कर दिया, फिर रास्ते में पकड़ी गई तो बोलेंगे भैया ये तो कैंसिल हो गया है, और मैं कंप्लेंट भी करूंगा फिर जिसने जनरेट किया है, मुझे पता भी तो चल जाएगा किसने किया है। तो रिसिपेंट सर जो है ये यहाँ से करेगा, SMS से पता चल जाएगा। सर यहाँ पे रिसिपेंट हो ये यूबी जनरल बाय अदर पार्टी और मैं GST वहां से मैं कैंसिल करेगा तो रिसिपेंट होगा। हाँ वहां यहाँ आ जाएगा। ये जैसे आपके नाम पे किसी ने बनाया ना, तो यू बिल जनरेटेड बाय अदर पार्टी ऑन माय नेम, तो यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करके देखो किसने जनरेट किया, उसको आप उठा के कैंसिल कर दो, कैंसिल करके बोलो कि भैया, फिर उस पर कंप्लेंट करो कि आपने भाई क्यों किया, मैंने तो आपसे माल खरीदा ही नहीं, आप मेरे नाम पे ये बिल क्यों जनरेट कर रहे हो। ठीक है सर ये कैंसिल जो यहीं से होगा ना, प्रिंट ईवी बिल वाले ऊपर जो ऑप्शन है कैंसिल, पहले तो यहाँ से आप देखोगे और यहीं से कैंसिल होगा, फिर वो रिसिपेंट वाला का है, लेकिन जो भेजने वाला सप्लायर का ये यहाँ से करेगा, कैंसिल से करेगा, उधर सप्लाई वाला यहाँ से करेगा ओके कैंसिल से। अब जिसके नाम पे आपने किया है वो यहाँ से करेगा, ठीक है। तो इसमें ईवे बिल में रिसिपेंट या सप्लायर कुछ एंट्री करता है GST में भी? क्या क्या रिसिपेंट या सप्लायर कुछ एंट्री यहाँ करता है सर GST के पोर्टल पे भी, ईवे बिल के अंदर में? मैं समझ नहीं पाया आपकी बात, क्या बोल रहे हो। मेरा कहने का मतलब ये है सर, जैसे आपने ईवे बिल तो जनरेट हो गया, ठीक है, उसके बाद में जो रिसिपेंट होगा, रिसीव करने वाला या सप्लायर होगा, तो वो हाँ। GST में भी कुछ अपडेट करता है क्या? नहीं, कुछ अपडेट करने की जरूरत नहीं है। मैंने भाई ये जो ईवे बिल जनरेट हुआ है, ये ईवे बिल ये कहाँ गया जो कैंसिल किया अभी हमने, जो ईवे बिल हमने कैंसिल किया है, तो उसमें Yes. दोनों का नाम तो आ गया, जो सप्लायर था उसकी भी डिटेल आ गई, उसके पोर्टल पे भी उसके ईवे बिल पोर्टल पे भी दिखाएगा और हमारे भी पोर्टल पे दिखाएगा, तो एक ही एंट्री से दोनों को काम तो हो रहा है, तो उसको रिसीव करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ठीक है, सर मतलब कि तो सर यहाँ हो गया ना, हमने जैसे GSTR 1 होता है
हमने अपना GSTR1 फाइल किया तो उसके 2A में दिखा रहा है, उसी तरह से यस सर। कि हमने अपना ई वे बिल उसके नाम पे जनरेट किया तो उसके पास भी दिखाएगा। सर मतलब कि अगर हमारे यहाँ पे कोई हमारे नाम पे वो किया है, मतलब बनाया है ई-वे बिल, तो हम यहाँ से अपना वो कर सकते हैं, खुद ही अपना चेक करके कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल। आपके पास तुरंत मैसेज आएगा, जैसे ही आप आपके रजिस्टर्ड नंबर पे, मेल पे, दोनों पे मैसेज आ जाएगा अगर आपके नाम पे कोई ई वे बिल जनरेट कर रहे हैं। अगर यस सर, आता है। मैनुअली माल खरीदा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप बोलोगे नहीं भाई मैंने तो खरीदा ही नहीं माल, तो तुरंत उसको कैंसिल कर दो ठीक और है सर। कंप्लेंट भी करो उसकी। सर ये कैंसिल का कॉपी क्या डॉक्यूमेंटेशन के लिए रखना चाहिए, मतलब बाद में कोई प्रॉब्लम हो सकता है इसीलिए? बिल्कुल रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। और नहीं अच्छा भी अच्छा रखोगे तो यहाँ सारा रहता है आपका डाटा। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे आप चालान GST में पे करते हैं ना, चालान हिस्ट्री में सारी डिटेल है ही। यस सर। ओके सर। और कोई क्वेश्चन? ई बिल जनरेट कर सकते हो अब? यस सर। तो सर वो जनरेट बाल्क का मतलब वो जनरेट का मतलब न्यू? ये नया, ठीक है, यहाँ से आप नया बना सकते हो। और जो बाल्क का ऑप्शन है वो उसका क्या फंक्शन है? अब देखो ये ई वे बिल कब बना था, डेट देखो, जून 2020। 17 जून। 17/6। जून को ना। अब इसको हाँ मैं हाँ। कैंसिल की ट्राई करता हूँ, देखो, क्योंकि हमने ही जनरेट किया था केपी इसके के स्पोर्ट्स के बिहाफ पे, है ना। तो एक बार हम ट्राई करते हैं इसको कैंसिल करने की, देख तो क्या पॉपअप दिखाता है ये, ठीक है। देखो अब मैं इसको कैंसिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कैंसिल हो गया, जबकि कितने दिन बाद हमने किया है, 17 जून से, और आज की डेट में। पर पता है क्यों कैंसिल हुआ? बताओ मेरे को जरा पढ़ के, इसी सांप के सामने आंसर है इस बात का। वैसे मैंने क्या बोला आपको कि बिल कब कैंसिल होगा? जो रेज करेगा वो 24 घंटे के अंदर, और जिसके नाम पे रेज होगा वो 72 घंटे के अंदर। फिर भी ये कैंसिल हो गया, ये 17 जून का इनवॉइस, और हमने कब किया है, 26 जून को, और कैंसिल हो गया। बताओ क्यों? सर पार्ट भी नहीं लिखा था इसमें। हाँ, क्योंकि ये बिल पूरा जनरेट ही नहीं हुआ था। क्या लिखा है? नॉट वैलिड फॉर मूवमेंट एज अ पार्ट बी इज नॉट एंटर्ड, ठीक है। तो ये बना ही नहीं था पूरा, इसलिए। अगर ये पूरा बन गया होता ना तो ये कैंसिल नहीं होता। इसको हमने क्या करना पड़ता, इसकी एक कॉपी निकाल के डिपार्टमेंट को इंटरमेट करना पड़ता कि सर हम 24 घंटे में कैंसिल करना भूल गए हैं और 72 घंटे भी पूरे हो गए हैं, तो सामने वाला भी कैंसिल नहीं कर पा रहा है, प्लीज इसको आप कैंसिल ट्रीट कीजिए, एक रिकॉर्ड के लिए अपने, ठीक है। अगर इसमें पार्ट भी आज अपडेट करते तो आज से वैलिड हो जाता है ये? नहीं होता ही नहीं, एंटर नहीं होता है पार्ट बी, वैलिड ही नहीं होगा। टाइम निकल चुका है ना उसका, ठीक है। ये कुछ रिलेटेड कभी कभी भी कैंसिल कर सकते हैं, अगर पेंडिंग रहता है तो कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। मौसम जी एक बात बोलूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं सर। आप वॉशरूम में बैठ के बात करते हो क्या? नहीं सर। तो आपकी आवाज ऐसी क्यों आती है, जैसे ना अजीब अजीब की आवाज आती है? इसको थोड़ा स्पीकर को या तो ऑन करो या मुंह से दूर रखो, ऐसा अंदर ही आप किसी, सबको ही नहीं समझ में आता है सबको? जियो का नेटवर्क है शायद, नहीं सर, प्रॉपर नहीं आता।
हाँ तो उसको थोड़ा स्पीकर को नेटवर्क जियो का नेटवर्क होगा सर। नेटवर्क का सर प्रॉब्लम हो सकता है कुछ। हाँ बोलो बोलो दोबारा बोलो, क्वेश्चन क्या था आपका? बोलो। हाँ सर बोल रहे कि अगर हेलो। हाँ 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 बोलो सर बोलो। बोल रहे कि जब अगर पेंडिंग रहता है तो अगर वही बिल पेंडिंग रहता है तो कभी हाँ भी कैंसिल कर सकते हैं। हाँ वो कंप्लीट ही नहीं वही हुआ बोल ना, रहे हैं। ये बिल जनरेट ही नहीं हुआ प्रॉपर। जब इसने दिखा जब अच्छा सामने लिख दिया, आप माल ले भी जाओगे तो पकड़े गए तो क्या बोलेगा? नॉट वैलिड फॉर मूवमेंट। क्यों? क्योंकि पार्ट भी आपने भरा ही नहीं है। तो इस ईवे बिल की कुछ वैल्यू है जब वो लिखा ही हुआ है कि वैलिड नहीं है, तो वैलिड ओके नहीं, सर। तो इनवैलिड ही है। इसके लिए सर अगर हाँ? सर इसे हम इग्नोर करते हैं तो हम्म। सर इसके लिए डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ मतलब अलर्ट वगैरह आता है कि ये पेंडिंग है, बिल्कुल आ इसे सकता है। मतलब एक्चुअली रिजेक्ट में करें मैं बताऊं, वगैरह। आपका ईवे बिल किससे कनेक्टेड? आपके जीएसटीआर 1 से। जी आप चाहो तो ईवे बिल को जीएसटीआर 1 से कनेक्टेड है। जब आप देखो मैं सबमिट कर रहा था तो पहले इसमें अलर्ट भी आया था कि आपका ये जीएसटी 1 से मतलब आप इसको रिकॉर्डिंग को दोबारा देखना है, तो जब मैंने सबमिट का बटन दबाया था उससे पहले एक अलर्ट आया था कि ये जो डिटेल है वो जीएसटीआर 1 से कनेक्टेड है। आप गौर से देखना जब रिकॉर्डिंग देखोगे तो। जब मैंने जी ईमेल सबमिट किया था ना, जनरेट किया था, तो उससे पहले एक पॉपअप आया था कि भाई आपकी जो ये ट्रांजेक्शन है जीएसटीआर 1 से कनेक्टेड है। ठीक है? हाँ सर। अगर आप चाहो तो अगर आपका सारा काम ईवे बिल पे होता है तो ईवे बिल के डाटा को आप एक्सट्रैक्ट करके अपना जीएसटीआर 1 वहीं से फाइल कर सकते हो, क्योंकि सेल भी तो वही है जो आउटवर्ड सप्लाई है। ठीक है? ये कनेक्टेड है आपस में सब। ओके।